गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र की समाप्ति पर पाकिस्तान या भारत का विभाजन। परिशिष्ट -18 महामहिम की सरकार द्वारा दिया गया सांप्रदायिक पंचाट 1932। 1. गोलमेज सम्मेलन के दूसरे सत्र की समाप्ति पर महामहिम की सरकार की ओर से प्रधानमंत्री द्वारा गत दिसंबर को दिए गए वक्तव्य में, जिसका संसद की दोनों सभाओं के तत्काल बाद समर्थन किया था, ये स्पष्ट कर दिया गया था कि यदि भारत के संप्रदाय सभी दलों को स्वीकार्य सांप्रदायिक प्रश्नों के किसी समझौते पर पहुंचने में असफल होते हैं, जिसे सम्मेलन भी हटा नहीं सका, तो महामहिम की सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि इस कारण से भारत के संविधान निर्माण के कार्य को बाधित नहीं होने दिया जाए और वे स्वयं एक अंतिम योजना तैयार करके और उसे लागू करके इस बाधा को दूर कर देंगे। 2. ये जानकारी मिलने पर कि संप्रदायों द्वारा किसी समझौते पर पहुंचने में निरंतर असफल रहने के कारण नया संविधान बनाने की योजना की प्रगति बाधित हो रही थी, महामहिम की सरकार ने गत 19 मार्च को कहा कि वे इस संबंध में उद्भूत कठिन और विवादास्पद प्रश्नों की सावधानीपूर्वक पुनः जांच में लगे थे। अब वे संतुष्ट हैं कि संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की स्थिति संबंधी समस्याओं के कम से कम कुछ पहलुओं पर किसी निर्णय के बिना संविधान निर्माण के कार्य में प्रगति नहीं हो सकती। 3. महामहिम की सरकार ने तदनुसार यह निर्णय लिया है कि वे भारतीय संविधान से संबंधित प्रस्तावों में नीचे दी गई योजना को कार्य रूप देने के प्रावधानों को सम्मिलित करेंगे, जिसे यथासमय संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस योजना के विस्तार को जानबूझकर प्रांतीय विधानमंडल में ब्रिटिश भारतीय संप्रदायों के प्रतिनिधित्व के लिए की जाने वाली व्यवस्था तक सीमित रखा गया है और केंद्र में विधानमंडल में प्रतिनिधित्व पर विचार को नीचे पैरा 20 में दिए गए कारण से आस्थगित किया जा रहा है। इस योजना के विस्तार को सीमित रखने का निर्णय लिए जाने का अभिप्रेत यह समझने की असफलता नहीं है कि संविधान निर्माण के लिए अल्पसंख्यकों के अधिक महत्व वाली अनेक समस्याओं का निर्णय करना आवश्यक होगा, बल्कि इस आशा से लिया गया है कि प्रतिनिधित्व की विधि और अनुपात के मूल प्रश्न पर एक बार घोषणा कर दिए जाने पर संप्रदायों के लिए स्वयं अन्य उन सांप्रदायिक समस्याओं के संबंध में किसी अस्थायी समझौते पर पहुंचना संभव हो सके, जिन पर अभी तक अपेक्षित विचार विमर्श नहीं किया जा सका है। 4. महामहिम की सरकार चाहती है कि यह भली भांति समझ लिया जाए कि वे स्वयं अपने निर्णय की पुनरीक्षा की दृष्टि से आरंभ की गई किसी वार्ता में शामिल नहीं हो सकते और न ही वे किसी ऐसे आवेदन पर विचार के लिए तैयार होंगे जिसका उद्देश्य कोई ऐसा संशोधन या रूपभेद करना हो जिसे सभी प्रभावित पक्षों का समर्थन प्राप्त न हो, लेकिन वे किसी स्वीकृत समझौते के लिए सभी दरवाजे खुले रखने के इच्छुक हैं। इसलिए नए भारत सरकार अधिनियम के कानून बनने से पूर्व यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं कि संबद्ध संप्रदाय किसी एक या अधिक गवर्नर प्रोविंस अथवा संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया के संबंध में किसी व्यवहार्य वैकल्पिक योजना पर परस्पर सहमत हैं, तो वे संसद को ये सिफारिश करने को तत्पर हैं कि उस विकल्प को तैयार किए गए उपबंधों में सम्मिलित कर लिया जाए। संसदीय प्रलेख 1932 शासकीय रूप से इसे सांप्रदायिक निर्णय कहा जाता है। पाकिस्तान या भारत का विभाजन। 5. अपर चैम्बर होने की स्थिति में लोअर हाउस में अथवा गवर्नर के प्रोविंस में विधान फीसदों में सीटों का आवंटन अनुबंध में दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा। 6. मुस्लिम, यूरोपियन और सिख निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित स्थानों के लिए चुनाव प्रांत के पूरे क्षेत्र में रहने वाले सांप्रदायिक मतदाताओं द्वारा पृथक रूप से किया जाएगा, उस क्षेत्र को छोड़कर जिसे विशेष मामलों में पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते निकाल दिया गया हो। संविधान में इस आशय का एक प्रावधान किया जाएगा कि 10 वर्ष पश्चात प्रभावित संप्रदायों की सहमति से इस मतदान व्यवस्था और नीचे दी गई अन्य समान व्यवस्थाओं का पुनरीक्षण किया जाए, जिसका निश्चय करने के लिए समुचित तरीके निकाले जाएंगे। 7. वे सभी पात्र मतदाता जो किसी मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई देखिए अधोलिखित पैरा 10 आंग्ल भारतीय देखिए अधोलिखित पैरा -11 अथवा यूरोपियन निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, किसी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के अधिकारी होंगे। 8. बंबई में कतिपय चुने हुए मराठा बहुल सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में मराठाओं के लिए 7 स्थान आरक्षित होंगे। निर्वाचन क्षेत्रों में मराठाओं के लिए 7 स्थान आरक्षित होंगे। 9. मतदान करने के पात्र दलित वर्गों के सदस्य सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करेंगे। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि इस एकमात्र साधन के द्वारा ये वर्ग काफी लंबी अवधि तक किसी विधानमंडल में कोई पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकेंगे, उनके लिए अनेक विशेष स्थानों की व्यवस्था करनी होगी, जैसी कि तालिका में दी गई है। इन स्थानों को उन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से जिनमें केवल दलित वर्गों के पात्र मतदाताओं को मतदान का अधिकार होगा, मतदान द्वारा भरा जाएगा। इस प्रकार के किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने वाला कोई व्यक्ति, जैसा कि ऊपर कहा गया है, सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान करने का अधिकार होगा। तात्पर्य यह है कि इन निर्वाचन क्षेत्रों का गठन उन विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाएगा जहां दलित वर्ग अधिक संख्या में होंगे, और यह कि मद्रास को छोड़कर किसी प्रांत के संपूर्ण क्षेत्र को इसके अंतर्गत नहीं लाया जाएगा। बंगाल में यह संभव लगता है कि कुछ सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्गों के मतदाताओं का बहुमत होगा। अनुसार आगे और जांच होने तक उस प्रांत में विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्यों के निर्वाचन हेतु कोई संख्या नियत नहीं की गई है। आशय यह है कि बंगाल विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए कम से कम 10 स्थान सुनिश्चित किए जाएं। प्रत्येक प्रांत में उन व्यक्तियों की, यदि वे निर्वाचक के तौर पर पात्र हों, जो विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के पात्र होंगे, कोई निश्चित परिभाषा अंतिम रूप से तय नहीं की गई है। इसे मताधिकार समिति की रिपोर्ट में दिए गए सामान्य सिद्धांतों के आधार पर एक नियम के रूप में निश्चित किया जाएगा। उत्तरी भारत के कुछ प्रांतों में इसमें संशोधन करना आवश्यक हो सकता है, जहां छुआछूत के सामान्य मापदंड को लागू करने के कारण कोई ऐसी परिभाषा बन जाए जो किन्हीं मामलों में प्रांत की विशेष परिस्थितियों के अनुकूल न हो। महामहिम की सरकार यह नहीं मानती है कि ये विशेष दलित वर्ग निर्वाचन क्षेत्रों को एक सीमित समयावधि से अधिक आवश्यकता होगी।
वे विहित करते हैं कि संविधान में यह उपबंध होगा कि वे 20 वर्ष के बाद समाप्त हो जाएंगे यदि उन्हें निर्वाचक संबंधी पुनरीक्षण की सामान्य शक्तियों के अंतर्गत, जैसा कि पैरा 6 में कहा गया है, पहले समाप्त नहीं किया गया हो। पाकिस्तान या भारत का विभाजन। 10. भारतीयों को आवंटित स्थानों के लिए चुनाव पृथक सांप्रदायिक मतदाता क्षेत्र में मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। ऐसा निश्चित लगता है कि संभवतः मद्रास को कर व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण प्रांत के संपूर्ण क्षेत्र को शामिल करके भारतीय ईसाई निर्वाचन क्षेत्र का गठन नहीं किया जा सकेगा और यह के अनुसार प्रांत के 1 या 2 चुने हुए क्षेत्रों में ही विशेष भारतीय ईसाई निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करना संभव होगा। इन क्षेत्रों से बाहर रहने वाले भारतीय ईसाई सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करेंगे। बिहार और उड़ीसा में विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ सकती है, जहां बड़े अनुपात में भारतीय ईसाई समुदाय के लोग देशज जनजातियों से संबद्ध हैं। 11. आंग्ल भारतीयों को आवंटित स्थानों के लिए चुनाव पृथक सांप्रदायिक मतदाता क्षेत्र में मतदान करने वाले मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। आगे आने वाली किन्हीं व्यवहारिक कठिनाइयों की जांच के तहत इस समय यह विहित किया जाता है कि आंग्ल भारतीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक प्रांत का संपूर्ण क्षेत्र शामिल होगा। डाक मतपत्र की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। 12. पिछड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को आवंटित स्थानों को भरने की पद्धति पर अभी विचार किया जा रहा है और इस प्रकार निर्धारित स्थानों की संख्या को अंतिम माना जाएगा, चूंकि अभी अंतिम निर्णय लिया जाना शेष है और ऐसे क्षेत्रों के बारे में संवैधानिक उपबंध भी किए जाने हैं। 13. महामहिम की सरकार यह सुनिश्चित करने को अधिक महत्व देती है कि नए विधानमंडलों में महिलाओं की भी कम से कम थोड़ी संख्या तो होनी चाहिए। महिलाओं की भी कम से कम थोड़ी संख्या तो होनी चाहिए। वे यह महसूस करते हैं कि आरंभ में महिलाओं के लिए कुछ स्थान विशेष रूप से आवंटित किए बिना यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वे ये भी महसूस करते हैं कि महिला सदस्यों को किसी एक संप्रदाय से अनुपात में नहीं लिया जाना भी आवश्यक है। वे इस खतरे से बचने के लिए कोई प्रणाली खोजने में असफल रहे और प्रतिनिधित्व के लिए शेष योजना से दृढ़तापूर्वक संगत रहेंगे, जिसे अपनाना उन्होंने आवश्यक समझा, सिवाय इसके कि प्रत्येक विशेष महिला स्थान के मतदान क्षेत्र को एक समुदाय के मतदाताओं तक सीमित रखा जाए। तदनुसार विशेष महिला स्थानों को स्पष्ट रूप से विभिन्न संप्रदायों के बीच बांट दिया गया है, जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है। 14. श्रमिक के आवंटित स्थानों को गैर सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों से भरा जाएगा। मतदाता क्षेत्र व्यवस्थाओं को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन अधिकांश प्रांतों में श्रमिक निर्वाचन क्षेत्र अंशतः मजदूर संघों और अंशतः विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल होंगे, जैसी कि मताधिकार समिति द्वारा सिफारिश की गई है। 15. वाणिज्य और उद्योग, खान और बागान को आवंटित विशेष स्थानों का व्यापार मंडलों और विभिन्न एसोसिएशनों के माध्यम से भरा जाएगा। इन स्थानों के लिए मतदाता व्यवस्थाओं के ब्यौरे पर आगे विचार किया जाएगा। 16. भूमिधारियों को आवंटित विशेष भूमिधारियों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा भरा जाएगा। 17. विश्वविद्यालय स्थानों के लिए चुनाव की पद्धति अभी विचाराधीन है। 18. महामहिम की सरकार ने प्रांतीय विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के इन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए अधिक ब्यौरे में जाने से बचना असंभव पाया। फिर भी निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, पाकिस्तान या भारत का विभाजन किया जाना शेष है। वे विहित करते हैं कि इस कार्य को भारत में यथासंभव शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए। संभव है कि कुछ मामलों में निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में अब दिए गए स्थानों की संख्या से थोड़े बहुत अंतर आ जाए। महामहिम की सरकार ऐसे उद्देश्य के लिए ऐसा थोड़ा अंतर रखने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, बशर्ते वे वस्तुतः संप्रदायों के बीच अनिवार्य संतुलन को प्रभावित न करें। तथापि बंगाल और पंजाब के मामले में ऐसा कोई अंतर नहीं रखा जाएगा। 19. प्रांतों में दूसरे चैम्बर के गठन के प्रश्न पर संवैधानिक चर्चाओं में अब तक तुलनात्मक रूप से कम ध्यान दिया गया है और यह निर्णय करने को कि किन प्रांतों में दूसरे चैम्बर हों अथवा उनके गठन के लिए योजना तैयार किए जाने से पहले इस पर आगे और विचार किया जाना अपेक्षित है। महामहिम की सरकार यह मानती है कि किसी प्रांत में अपर हाउस का गठन ऐसा होना चाहिए जिससे लोअर हाउस के परिणामस्वरूप बने संप्रदायों के बीच के संतुलन को अनिवार्यतः न बिगाड़ा जाए। 20. महामहिम की सरकार इस समय केंद्र में विधानमंडल के आकार और गठन के प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं करती है, क्योंकि इसमें भारतीय रजवाड़ों के प्रतिनिधित्व जैसे अन्य प्रश्नों पर आगे विचार किया जाना आवश्यक है। निस्संदेह वे गठन पर विचार करते समय उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सभी संप्रदायों के दावों का पूरा ध्यान रखेंगे। 21. महामहिम की सरकार ने इस सिद्धांत को पहले ही स्वीकार कर लिया है कि यदि वित्तपोषण के संतोषप्रद साधन ढूंढ लिए जाते हैं तो सिंध को एक पृथक प्रांत बना दिया जाएगा। चूंकि संघीय वित्त की अन्य समस्याओं के संबंध में अंतर्ग्रस्त वित्तीय समस्याओं की अभी पुनरीक्षा की जानी है, महामहिम की सरकार ने इस स्थिति में बंबई प्रेसिडेंसी प्रॉपर और सिंध के लिए पृथक विधानमंडलों की योजना के अलावा विद्यमान बंबई प्रांत के लिए विधानमंडल के आंकड़े शामिल करना उपयुक्त समझा। 22. बरार सहित मध्य प्रांत के लिए विधानमंडल के आंकड़ों की तालिका में शामिल करने का आशय यह नहीं है कि बरार की भावी संवैधानिक स्थिति के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है। लंदन, 4 अगस्त 1932।